हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी पढ़ाने वाले हैं। सामान्य हिंदी में सिर्फ उन सभी टॉपिक को ध्यान में रखा जाएगा जो कि यूपी बीसीएस के सीसेट के पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा हो जाता है हिंदी वर्णमाला एवं विराम चिन्ह। चलिए देख लेते हैं हम लोग। हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। वर्णमाला, वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण तालिका, इसे दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला स्वर हो जाता है, दूसरा आपका व्यंजन हो जाता है। स्वर को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर हो जाता है। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री आ जाते हैं, जो संख्या में 4 होते हैं। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और जो संख्या में 7 होते हैं। व्यंजन, जिसे 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब का हो जाता है स्पर्शीय व्यंजन। क वर्ग से प वर्ग तथा ड और ढ को मिला के संख्या में 27 होते हैं। अंत्यास्य व्यंजन हो जाता है आपका य, र, ल, जो संख्या में 4 होते हैं। उसमें व्यंजन हो जाता है आपका तीनों स हो जाता है और ह हो जाता है, जो संख्या में 4 होता है। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन आपका ज और फ आगत व्यंजन होता है, जो संख्या में 2 होता है। संयुक्त व्यंजन छत्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन होते हैं, जो संख्या में 4 होते हैं आपके। स्वरों की संख्या आपका 11 हो जाता है। व्यंजनों की संख्या आपका 41 हो जाता है। ये टोटल पूरा 52 हो जाते हैं। नोट देख लेते हैं। ड और ढ उत्क्षिप्त होते हैं और ज और फ ये विदेशी होते हैं। स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान देख लेते हैं। कंठ के द्वारा आपका छोटा अ और बड़ा आ बोला जाता है। तालव्य के द्वारा आपका छोटा ई और बड़ी ई बोला जाता है। मूर्धन्य के द्वारा आपका री बोला जाता है। कंठ तालव्य के द्वारा ए और ऐ बोले जाते हैं। कंठ ओष्ठ के द्वारा ओ और औ बोला जाता है और ओष्ठ के द्वारा आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ बोला जाता है। हिंदी वर्णमाला व पुनर्विलोकन देख लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है? उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर हैं आपके छोटी अ और छोटा ई, छोटा ऊ और री हो जाते हैं आपके। मूर्धन्य हो जाता है छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री हो जाते हैं आपके। दीर्घ स्वर हैं आपके बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ आपके ये दीर्घ स्वर हो जाते हैं। आगत स्वर आपके आ हो जाता है। अग्र स्वर आपके हो जाते हैं छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ हो जाते हैं। मध्य स्वर हैं अ को मध्य स्वर कहा जाता है। पश्य स्वर हो जाते हैं बड़ा आ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ओ, औ और आ हो जाता है आपका। संवृत्त स्वर हैं आपके बड़ी ई, बड़ा ऊ आपका संवृत्त हो जाता है। अर्ध संवृत्त आपको हो जाता है छोटी ई और छोटा ऊ हो जाता है। विवृत्त हैं आपके बड़े आ, ए और अ हो जाता है। अर्ध विवृत्त हैं ए, छोटा अ, ओ और आ हो जाता है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 41 होता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपका 27 होता है। अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या हो जाता है आपका 4। उसमें व्यंजनों की संख्या आपका 4 हो जाता है, जो हमने पहले देखा। व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान देख लेते हैं। कंठ के द्वारा आपका क वर्ग बोला जाता है। तालव्य के द्वारा आपका च वर्ग बोला जाता है। मूर्धन्य के द्वारा ट वर्ग बोले जाते हैं। दंत के द्वारा आपका त वर्ग बोले जाते हैं। ओष्ठ के द्वारा प वर्ग आपके पूरा बोले जाते हैं। तालव्य के द्वारा आपका हो जाता है स और य को बोला जाता है। वत्सर्य के द्वारा आपका स, र और ल बोले जाते हैं। दंत्योष्ठ हो जाते हैं, व को दंतोष्ठ बोलते हैं। मूर्धन्य हो जाता है आपका श। स्वरतंत्री के द्वारा आपका ह बोला जाता है।
उत्क्षिप्त हो जाते हैं आपका ड और ढ, जो नोट में देखे थे। आगत व्यंजनों की संख्या आपका 2 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। क वर्ग ध्वनियाँ हैं क ख ग घ और अंग, ये क वर्ग की ध्वनियाँ हो जाती हैं। च वर्ग की ध्वनियाँ हैं च छ ज झ और ई आपकी च वर्ग की ध्वनियाँ हो जाती हैं। ट वर्ग की ध्वनियाँ हैं ट ठ ड ढ अड़ और ड और ढ हो जाती हैं। त वर्ग की ध्वनियाँ हैं त थ द ध न हो जाते हैं। प वर्ग की ध्वनियाँ हो जाती हैं आपके प फ ब भ और म हो जाते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन आपके य र ल व, ये अंत्यस्थ व्यंजन है। अर्ध स्वर आपके य और व हो जाते हैं। लुंठित व्यंजन आपका र हो जाता है। पार्श्विक व्यंजन आपका ल हो जाता है। उष्म संघर्षी आपका हो जाता है, तीनों स और उष्म संघर्षी हो जाते हैं। उत्क्षिप्त आपका ड और ढ हो जाते हैं। अघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ग के पहला दूसरा वर्ण तथा फ और तीनों स हो जाते हैं। सघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण तथा ड ढ ज य र ल व ह प्रत्येक सभी स्वर सघोष हैं। अल्प प्राण व्यंजन है प्रत्येक वर्ग में पहला हो गया, तीसरा हो गया, पांचवा वर्ण तथा अंत्यस्थ व्यंजन हो जाते हैं। महाप्राण व्यंजन है प्रत्येक वर्ग के दूसरा चौथा वर्ण तथा उष्म वर्ण हो जाते हैं आपके। नासिक के व्यंजन ड। चलिए विराम चिन्ह को देख लेते हैं। विराम चिन्ह, विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्ह को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंध करते हैं। विराम चिन्हों के भेद चलिए देख लेते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्ह को कितना बताया है? आपका 20 बताया है। पहला हो जाता है अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादक चिन्ह भी कहते हैं इसे, निर्देशक चिन्ह जिसे डैश होता है, इसे योजक चिन्ह या समासिक चिन्ह भी कहते हैं। कोष्टक आपका 3 तरह से होता है। अवतरण या उद्धरण चिन्ह भी इसे कहते हैं। उपविराम या अपूर्ण विराम, इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात करती है। विवरण चिन्ह आपका इस तरह से हो जाता है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह आपका यह हो जाता है। लाघव चिन्ह ये आपका हो जाता है। लोप चिन्ह आपका इस तरीके से हो जाता है। पाद चिन्ह आपका यह हो जाता है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह आपका इस तरह से हो जाता है, जिसका छंद में प्रयोग किया जाता है। पाद चिन्ह आपका ये हो जाता है। हंस पद आपका ये हो जाता है। टीका सूचक आपका यह हो जाता है। तुल्य सूचक, जो तुलना के लिए भी प्रयोग इसका होता है। समासिक सूचक, अनुप्रेक्षा देख लेते हैं। विराम का अर्थ होता है ठहराव। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई गई है। अल्प विराम का चिन्ह आपका इस तरह से हो जाता है। अर्ध विराम का चिन्ह आपका इस तरीके से हो जाता है। हंस पद किस विराम का एक और नाम है। त्रुटि पद भी कहा जाता है इसे, या त्रुटि विराम भी कहा जाता है। राम कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में किस विराम का प्रयोग हुआ है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है इसमें। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। उपविराम का चिन्ह आपका यह हो जाता है।
किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? तो ये अल्प विराम हो जाता है। उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है, वहाँ इसका प्रयोग होता है। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह आपका यह हो जाता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए। रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो ये आपका ये हो जाता है जो तुलना के लिए भी होता है। लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब पूर्ण बात की पुनरुक्ति करनी होती है, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। वर्णमाला व विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन से होते हैं आपके? तो ये उसमें व्यंजन हो जाते हैं आपके तीनों सा और ह हो जाते हैं। हिंदी के जिस वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, उस वर्ण को क्या कहा जाता है? उसे अघोष कहा जाता है। या र ल व व्यंजनों को क्या कहा जाता है? इसे अंत्यस्थ व्यंजन कहा जाता है। निम्न में से ओष्ठ ध्वनियाँ आपकी कौन सी हैं? तो ओष्ठ ध्वनियाँ फ हो जाता है। वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो वावेल को हिंदी में स्वर कहते हैं। जिस शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं? उसे अकारांत कहते हैं। अगर ई आता है उसे इकारांत कहते हैं। ए आता है उसे एकारांत कहते हैं। इस तरीके से होता है। कौन स्वर नहीं है? तो आपका ये स्वर नहीं है, व्यंजन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो ये आपका ये द घोष हो जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर हो जाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो आपका ये कंठ ध्वनियाँ हो जाती हैं। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो ये आपका ड और ढ ये मूर्धन हो जाते हैं। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो ये आपके क और ग ये आपके अल्प प्राण हो जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ख और ग नवीन ध्वनियाँ हो जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो ये आपका घोष वर्ण हो जाता है। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो ये आपका व्यंजन नहीं, ये स्वर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ ओष्ठ नहीं है? तो आपका ये ओष्ठ नहीं है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? वर्णों की संख्या आपकी 52 माना गया है। निम्नलिखित में से नासिक की व्यंजन कौन सा है? तो आपका ये नासिक की व्यंजन हो जाता है। ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं? तो एक कंठ तालव्य कहलाते हैं। हिंदी शब्द में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तुक्का के बाद आता है। ज्ञ वर्ण किस वर्ण के संयोग से बना है? तो ज और इ के संयोग से बना है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो ये आपका अघोष वर्ण हो जाता है सब। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ के द्वारा बोला जाता है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? ये आपका संयुक्त व्यंजन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंती नहीं है? तो ये आपका दंती नहीं है, ये मूर्धन्य हो जाता है। कौन सा अमानक वर्ण है? तो ये आपका ये अमानक वर्ण हो जाता है।
छ वर्ड किसके योग से बना है? तो ये आपका क और स के योग से बना है। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका 11 हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो ये स्वर नहीं व्यंजन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? तो ये आपका ट वर्ग का नहीं है, ये क वर्ग का हो जाता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ये आपका 33 हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्य स्वर है? तो ये आपका आ हो जाता है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त बनाया जाना चाहिए। ये आपका खड़ी चौपाई को हटाकर विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? ये आपका विसर्ग से बना शब्द हो जाता है। इनमें कौन सा वर्ड स्वर है? तो ये आपका स्वर हो जाता है, बाकी सब व्यंजन है। निम्नलिखित में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन से हैं? ये आपका अंत्यस्थ व्यंजन हो जाता है। य र ल व आपके अंत्यस्थ हो जाते हैं। इसमें ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये आपका कंठोष्ठ द्वारा बोला जाता है। च और छ वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो ये तालु के द्वारा बोला जाता है। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? ये अरबी फारसी की हैं। तालव्य व्यंजन आपके हो जाते हैं। तो ये आपके तालव्य व्यंजन हैं। कौन वर्ड घोष नहीं है? तो ये आपका त घोष नहीं है। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो ये आपका आज में री स्वर नहीं है। किन ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद में आने वाले नासिक की ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है। ओ औ किस प्रकार के वर्ड हैं? तो ये कंठोष्ठ हो जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ड हैं तो ये आपके 52 हो जाते हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, उपयुक्त तीनों हो जाते हैं आपके। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ड का वैशिष्ट है तो ये आपका यह हो जाता है बी। निम्न में अर्धस्वर कहलाते हैं तो यह आपका अर्धस्वर हो जाता है। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ड में किससे संबंधित है? दूसरा और चौथा आपका हो जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है? तो ये ध्वनि कहलाती है। इसमें कौन व्यंजन अल्प प्राण है? तो ये आपका अल्प प्राण हो जाता है। इसमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो यह आपका स्पर्श व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो आपका यह क और ख कंठ ध्वनियाँ हो जाती हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की स ध्वनियाँ हैं तो आपका तालव्य हो जाता है। कौन वर्ड ओष्ठ नहीं है? तो आपका आई ओष्ठ नहीं है। अल्प प्राण ध्वनियाँ का समूह कौन सा है? तो ये आपका ये अल्प प्राण हो जाता है। च ज और इयम। वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता है तो आकाश नहीं होता है। कौन वर्ड घोष नहीं है? तो ये आपका घोष नहीं है। तो आपका घोष नहीं है। निम्न ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है तो आपका ये हो जाता है। इस शब्द में री ध्वनियाँ नहीं है तो आपका डी हो जाता है। रिवाज में री ध्वनियाँ नहीं है।
निम्न में से दंतव्य ध्वनियाँ हैं, तो आपका सी हो जाता है दंतव्य ध्वनियाँ। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो आपका कंठ के द्वारा बोला जाता है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्द का सही क्रम है, तो आपका डी हो जाता है। संतान, सकल, सक्षम और सचल। निम्न में से महाप्राण वर्ण है, तो आपका थ महाप्राण है। हिंदी शब्दकोश में अंग व अह किस वर्ण के साथ आता है, तो ये आपका अ के साथ आता है। छ वर्ण किसके योग से बना है, तो ये क और श के योग से बना है। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, तो ये आपका कलरव आपका अमात्रिक हो जाता है। अयोगवाह कहलाता है, ये विसर्ग आपका अयोगवाह कहलाएगा। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं, तो ट में मूर्धन्य हो जाते हैं। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं, तो ये आपका हो जाए पार्श्विक ध्वनियाँ है। हिंदी वर्ण में अंग और अह क्या है, तो ये आपका अयोगवाह है। निम्न व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो आपका बी हो जाता है स, संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, तो ये आपका ज हो जाता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो ये आपका 33 हो जाता है। ए के उच्चारण स्थान का नाम है, तो ये हो जाता है कंठतालव्य। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंत्यस्थ नहीं है, हाँ अंत्यस्थ नहीं है। अघोष वर्ण कौन सा है, तो स ये अघोष वर्ण हो जाता है। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं, तो ये तालव्य ध्वनियाँ आपकी हो जाती हैं च छ ज झ। कौन सी ध्वनियाँ अल्प प्राण है, तो ये आपका त अल्प प्राण हो जाता है। हिंदी की स्पर्श घोष और महाप्राण दंत्य व्यंजन ध्वनियाँ हैं, तो ये आपका थ हो जाता है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनियाँ हैं, तो ये आपका भ हो जाता है, यानी ये। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समवृत्त है, तो ये आपका ई हो जाता है। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, तो आपका ट वर्ग पूरा मूर्धन्य हो जाता है। हिंदी की ब ध्वनियाँ हैं, तो ये ओष्ठ द्वारा बोला जाता है। निम्नलिखित में से दंत ध्वनियाँ हैं, आपका दंत ध्वनियाँ हो जाता है त यानी सी को दंत द्वारा बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समवृत्त है, तो इसे ई को समवृत्त कहते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंत्योष्ठ है, तो ये आपका वह हो जाता है दंतोष्ठ। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है, तो हो जाता है आपका ट वर्ग। स्वध्वनियों का उच्चारण स्थान आपका हो जाता है तालव्य। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, तो आपका ल हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो आपका ये हो जाता है बी, स नहीं है। य र ल व किस वर्ण के व्यंजन है, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं, तो ये आपका हो जाता है अंत्यस्थ व्यंजन। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है, तो आपका यह अर्धस्वर हो जाते हैं। इनमें
से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ये आपका फ नहीं है। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो ये आपका ल हो जाता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार स्वर है? तो ये आपका हो जाता है पश्य संयुक्त। व का उच्चारण स्थान है, ते दंतोष्ठ हो जाता है। कौन सी ध्वनियाँ महाप्राण नहीं है? तो आपका ज हो जाता है। उच्चारण स्थान कंठ तालु से है, तो आपका अय हो जाता है। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो ये आपका ह हो जाता है, यानी सी। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो ये आपका ए हो जाता है ज। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो ये आपका हो जाता है बी। तालव्य व्यंजन है, ये आपका पूरा च वर्ग तालु के द्वारा बोला जाता है। कौन वर्ण घोष नहीं है? तो ये आपका त यानी सी घोष नहीं है। निम्न शब्द में री स्वर नहीं है, तो ये आपका आज मेरी स्वर नहीं है। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्ह की संख्या कितनी है? तो आपका 20 हो जाता है। अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए, तो आपका अल्प विराम ए हो जाता है आपका। आशीष, राहुल, राजा शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है? तो आपका ए हो जाता है। जहाँ एक ही व्याकरणीय कोटि के कई शब्द आएं और उनके बीच में संयोजक और व इत्यादि न हो, तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम है? तो आपका अल्प विराम हो जाता है ए। जहाँ 2 से अधिक वाक्यांश आए पर उनके बीच संयोजन न हो, तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो आपका सी हो जाता है अल्प विराम। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्ययों किंतु, परंतु, पर, लेकिन भी आदि के पहले अल्प विराम लगता है। जैसे मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं था, इस तरह से। समानाधिकरण शब्द के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ये आपका अल्प विराम हो जाता है। देख लेते हैं। जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किसी प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? अल्प विराम का चिन्ह लगता है। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो अल्प विराम का प्रयोग होता है, यानी ए हो जाता है। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो ये आपका अल्प विराम हो जाता है। जहाँ है तो जल्दी जाओ, जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो ये अल्प विराम हो जाता है आपका। माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो ये आपका अल्प विराम हो जाता है। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है।
मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विराम का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आपका अर्ध विराम हो जाता है। करणवाचक की क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ये आपका अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? तो आपका हो जाता है डी। डी में नहीं किया गया है। तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो यहाँ प्रश्न पूछने का भाव है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। ये विस्मय आदि चिन्ह हो जाता है। कबीरवाड़ी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ये उद्धरण चिन्ह का। संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है? तो आपका बी हो जाता है। विवरण चिन्ह को पहचाने। तो विवरण चिन्ह आपका बी हो जाता है।